नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग वैदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के साहित्य को देखा था, तो आज हम लोग देखते हैं वैदिक कालीन भारत में आर्यों का इतिहास एवं उनका भौगोलिक विस्तार। तो भारत में आर्यों का इतिहास जो है सो आर्य मध्य एशिया से ईरान होते हुए भारत की ओर आए, यानी कि आर्यों का आगमन मध्य एशिया से ईरान के रास्ते भारत में हुआ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ कुलीन या श्रेष्ठ होता है। यह उच्च उत्पत्ति से संबंधित माना जाता है। यह बाद में श्रेष्ठता का सूचक हो गया। आर्य से किसी जाति विशेष का बोध नहीं होता है, यह एक मात्र भाषाई अभिव्यक्ति है। ये क्वेश्चन आता है तो आर्य से किसी जाति का बोध नहीं होता, यह एक भाषाई अभिव्यक्ति है जिससे एक समान भाषा वर्ग के लोगों का बोध होता है। अब आर्यों के मूल उत्पत्ति का सिद्धांत, तो आर्यों के मूल उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं। उनमें सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है मैक्स मूलर का है। उन्होंने बताया कि आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया था, यानी कि ये मान्य मत है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था, यह सिद्धांत मैक्स मूलर ने दिया था। इसके अलावे और अनेक सिद्धांत हैं, जैसे यूरोप में निवास स्थान था, इस संबंध में विलियम जोन्स ने कहा। हंगरी में निवास स्थान था, इसके बारे में गैल्स ने कहा। जर्मनी में था, इसके संबंध में फेंका ने कहा। दक्षिणी रूस में था, इस संबंध में पोकारनो ने कहा। उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक, पामीर का पठार दयानंद सरस्वती, सप्त संधव प्रदेश अविनाश चंद्र दास और गंगा यमुना का दोआब पंडित गंगानाथ झा। तो ये आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत है, लेकिन हम लोगों को ये अवश्य याद रखना है कि उनका निवास जो था, मूल निवास स्थान मध्य एशिया था और यह सिद्धांत मैक्स मूलर ने दिया था। अब वैदिक कालीन ग्रंथों में यानी कि ऋग्वेद में नदियों का जिक्र है। ऋग्वेद के नदी सूत्र में लगभग 100 नदियों का जिक्र है, जो वास्तव में 25 से 30 ही नदियां हैं, क्योंकि एक ही नदी की बार बार चर्चा की गई है। तो कुछ प्रमुख नदी है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो कुरभू, जिसका आधुनिक नाम कुर्रम है। कुभा, जिसका आधुनिक नाम काबुल है। गोमती, जिसका आधुनिक नाम गोमद है। वितस्त, झेलम, इस सबको याद रखिएगा। वितस्त का नया नाम झेलम है। अस्कनी का नाम चेनाब है। पृश्नी का रावी है। विपस का व्यास है। सूत्री का सतलज है। ये पूछता है वितस्त, झेलम, अस्कनी, चेनाब, पृश्नी, रावी, विपस, व्यास, शतुद्री, सतलज, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसको भी याद रखेंगे। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है और यमुना का 3 बार हुआ है। सिंधु नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख है, यानी कि वैदिक काल में नदी में इसका सर्वाधिक उल्लेख है। आर्य आगमन का अभिलेखीय साक्ष्य एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से प्राप्त इस अभिलेख में 2 आर्य जातियों हित्ती और मितानी के बीच संघर्ष और संधि की चर्चा है। तो एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से प्राप्त एक अभिलेख में 2 आर्य जातियों हित्ती और मितानियों का जिक्र है। हित्ती और मितानी के बीच संघर्ष और संधि की चर्चा है और संधि के रूप में 4 देवताओं का उल्लेख किया गया है। इन देवताओं में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत नामक 4 देवताओं का उल्लेख है। तो आज कैसे भारत की ओर आए, यह जो अभिलेख है यह बताता है, यानी कि एशिया माइनर जगह है, यानी कि एशिया माइनर टर्की में है, वहां से प्राप्त होता है कि उस रास्ते जो है सो आज लोग भारत की ओर आए। अब ऋग्वेद में
मरुस्थल की जानकारी है, यानी कि मरुस्थल वाले क्षेत्रों की जानकारी इन लोगों को हो गई थी। मरुस्थल के लिए धन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में या वैदिक काल में शहर का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कि वैदिक कालीन सभ्यता जो थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अब है वैदिक सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि वैदिक लोग किन किन क्षेत्रों में विस्तार हुआ उसके बारे में। तो ऋग वैदिक काल में आज लोग मुख्यतः सप्त सिंधु प्रदेशों में रहते थे, यानी कि पंजाब के क्षेत्र में उनका स्वकेंद्र था। आगे चलकर जो है सो वह गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में फैल गए। अब उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कहानी है, उसमें सदानीरा नदी का जिक्र किया गया है, जिससे पता चलता है कि इनका विस्तार संपूर्ण गंगा घाटी में हो गया था। तो ऋग वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि आर्य किस क्षेत्र में थे। तो आर्य का मूल स्वकेंद्र शुरू में सप्त सिंधु प्रदेश था। सप्त सिंधु प्रदेश जो है सो पंजाब वाला क्षेत्र है, यानी कि पंजाब के क्षेत्र में उनका पंजाब के क्षेत्र में उनका स्वकेंद्र ऋग वैदिक काल में था। आगे चलकर उनका विस्तार पूर्व की ओर हुआ और ऋग वैदिक काल में ही उनका विस्तार गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र तक हुआ। और आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा है। उस कथा से यह पता चलता है कि उनका विस्तार सदानीरा नदी तक, यानी कि सदानीरा नदी जो है सो गंडक नदी का क्षेत्र है, तो उनका विस्तार गंडक के क्षेत्र में यानी कि बिहार के भागों में हो गया था। तो इस प्रकार आर्यों का विस्तार को हमने देखा, आर्यों के भारत में आने का इतिहास देखा। अगले वीडियो में हम लोग वैदिक काल में ऋग वैदिक काल के सामाजिक स्थिति को देखेंगे और उसके बाद हम लोग उसकी आर्थिक, धार्मिक